हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एजुकेंसी हब चैनल। साथियों, आज 19 सितंबर 2024 है और आज का द हिंदू एनालिसिस देखेंगे हम। फ्रंट पेज पे सबसे पहले हम देखते हैं कमिटेड हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो आपको ध्यान रखना है, कोविंद पैनल है जिन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी है और उसको सरकार ने अप्रूव भी कर दिया है, इसलिए यह न्यूज में बना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉरवर्ड रिकमेंडेशन ऑफ कोविंद पैनल। तो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, आप जानते होंगे, उन उनका एक पैनल था और ये विचार कर रहा था वन नेशन वन इलेक्शन पर। उन्होंने उसी संबंधित अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपी है और इसमें एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा इन दिनों बहुत ही चर्चा में बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है रामनाथ कोविंद पैनल की सिफारिशें इंक्लूड है और ओपोजिशन खैर इनका विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार ने अभी के लिए अप्रूव करने पर विचार कर रही है। साथियों, एक पुलिकली है जिसका अर्थ आप देख सकते हैं टाइगर डांस लिखा हुआ है और ये मेनली केरला के थ्रिसुर में मनाया जाता है। स्ट्रीट फेस्टिवल है एक प्रकार का और ये एंड ऑफ ओनम, ओनम आप जानते हैं केरला का जो फेस्टिवल है उसके अंतिम समय में मनाया जाता है। तो पुलिकली आप ध्यान रख सकते हैं, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वॉकी टॉकी सोलर इक्विपमेंट लेबनान पेजर ब्लास्ट। साथियों, ये क्या है? वॉकी टॉकी आपको पता है, जो फोर्सेस और पुलिस के लोग जो है वॉकी टॉकी आपने हाथ में देखा होगा, मोबाइल की तरह वो उसमें से आवाज़ आती रहती है, उससे वो शॉर्ट रेंज के एरिया में अपनी बातों को आसानी से कर पाते हैं और ये ट्रैक नहीं होता है इस तरीके से चीज़ों को। तो वॉकी टॉकी हो गया, सोलर इक्विपमेंट हो गया और साथ में पेजर, जो पेजर भी एक प्रकार का डिवाइस है जिससे कि मैसेज को आसानी से भेजा जा सकता है और वो भी किसी से हैक नहीं होता है जो पेजर होता है। इसलिए जो सीक्रेट ग्रुप होते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो मिलिटेंट्स ग्रुप है वो इनका प्रयोग आसानी से कर लेते हैं क्योंकि इसमें उनको ट्रैक नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपने सुना होगा कल से ही कि जो पेजर ब्लास्ट हो रहा है वो लेबनान में देखा गया है और वॉकी टॉकी सोलर इक्विपमेंट इन सब में भी ब्लास्ट हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वॉकी टॉकी और सोलर इक्विपमेंट एक्सप्लोड, ये भी क्या हुए, फटे हैं, पेजर ब्लास्ट हुआ था। तो इसके बाद से ये वॉकी टॉकी और सोलर इक्विपमेंट में भी ब्लास्ट देखे गए हैं। और आपको ध्यान रखना है लेबनान की जो कैपिटल है वो है बेरूत। तो यहाँ पर ये घटनाएं घट रही हैं तो आपको कैपिटल मैचिंग में पूछा जा सकता है। पेजर एक प्रकार का डिवाइस है और इसको जो इजराइल है वो एक प्रकार से क्या कह रहा है, न्यू फेज ऑफ वार कह रहा है। मतलब ये एक प्रकार से काफ़ी चिंता का विषय है। ये देख सकते हैं स्टार्ट ऑफ अ न्यू फेज ऑफ द वार, मतलब डिवाइसों का जो लोग अब पेजर जिनके हाथ में है या जेब में है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही ब्लास्ट कर जा रहे हैं। ऐसे कई घटनाएं हुई जिसमें काफ़ी लोग, आप देख सकते हैं 14 पीपल किल्ड भी हुए हैं और बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं जो कि घायल हुए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें इससे पहले नहीं देखी गई थी और ये एक नया ट्रेंड वार का शुरू हो चुका है। तो आपको नॉर्मली ध्यान रखना है ये घटनाएं किस देश से संबंधित है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, यहाँ पर जो फिलिप बैप्टिस्टे है वो है प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रेंच स्पेस एजेंसी सेंटर नेशनल एट्यूड्स स्पेटियल्स। मतलब कि आप CNES के बारे में जानते होंगे, जो स्पेस से रिलेटेड एजेंसी है फ्रांस की। उनके जो प्रेसिडेंट है फिलिप बैप्टिस्टे वो भारत में आए हुए हैं। किस लिए? आपको ध्यान रखना है स्पेस एक्सपो, जो अंतरिक्ष एक्सपो चल रहा है वो बेंगलुरु में चल रहा है, तो वो वहाँ पर विजिट करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर इनसे बातचीत में इन्होंने बताया कि हम गगनयान और तृष्णा मिशन पर मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गगनयान में भी फ्रांस का योगदान था और जो तृष्णा मिशन जो अभी प्रोजेक्टेड है इसमें भी फ्रांस का रोल अच्छा खासा होने वाला है, ये इन्होंने बताया। तो हमारे काम की चीज़ यहाँ पे हो गई कि फिलिप बैप्टिस्टे जो फ्रांस के CNES के प्रेसिडेंट है और अभी स्पेस एक्सपो बेंगलुरु में चल रहा है, वहाँ पर इन्होंने विजिट किया। तृष्णा मिशन हम देख लेते हैं, तृष्णा मिशन क्या है। तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट, तृष्णा मिशन। तो आप ध्यान रखेंगे तृष्णा मिशन भारत और फ्रांस का कोलैबोरेटिव है, और ये जो है एक प्रकार से प्रोजेक्ट है जो कि दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं, और विजुअल प्रोजेक्ट है। इसमें जो है क्लाइमेट से संबंधित जो सूचनाएं होती है, कृषि, सूखा, पूर्वानुमान, इस तरीके की जो अर्बन हीट है, इन सब का क्या होगा, मॉनिटरिंग होगा, और इन सब से रिलेटेड डाटा को जुटाया जाएगा। और इससे रिलेटेड जो सैटेलाइट लॉन्च होगा वो लगभग 2026 के वर्ष में हो सकता है, ऐसा इस न्यूज़ से हमें पता चलता है। तो हमारे लिए तृष्णा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। साथियों, यहाँ पर पाकिस्तान और भारत के बीच में हमेशा इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर न्यूज़ में खबरें बनी रहती है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो अभी PIC की मीटिंग होने वाली थी, ये अभी फ्रीज हो गई है, मतलब रुक गई है, नहीं हो पा रही है दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट होने के कारण। तो यहाँ पे बताया कि जो PIC है, आपको पता होना चाहिए क्या है, ये इंडस वाटर ट्रीटी जो एग्रीमेंट हुआ था उसी का ही एक प्रोडक्ट है, ठीक है, परमानेंट इंडस कमीशन इसको ऐसे कहते भी हैं। तो इसकी मीटिंग हर साल होती थी, प्रत्येक वर्ष होती थी, और इसमें दोनों देश आपस में नदियों, हाइड्रो प्लांट, इस तरीके की चीज़ों को सूचनाएं आदान प्रदान करते थे, शेयरिंग करते थे। साथियों, इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में मैचिंग में पूछा भी गया ईयर, तो ये 1960 है, 1960। बिल्कुल आप फिक्स कर ले अपने दिमाग में कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो साइन हुआ था वो 1960 में हुआ था, और ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 6 नदियाँ हैं उनको शेयरिंग को लेकर हुआ था, और ये वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, जो डेली न्यूज़ आता है उसमें से अगर हम सारे यहाँ से नहीं कवर करते तो इसका मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि इसको छोड़ दिया गया है। इसको हम आज, कल, परसों के न्यूज़ में ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं, और कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो डेली न्यूज़ में बनी रहती है। तो हमें अपने इम्पोर्टेंट और जो न्यू खबरें होती हैं उन पर नज़र रखना ज़रूरी है। बीच बीच में जब 2-4 दिन हो जाते हैं तो हम स्पेशली कोशिश करते हैं कि उस खबर को दोबारा से पढ़ दिया जाए, ताकि एक रिवाइज भी हो जाए और हमें ये भी पता चल जाए कि ये काफ़ी समय तक करंट में बना हुआ था, तो इससे रिलेटेड सवाल भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए हम डेली सारे आर्टिकल और सारे न्यूज़ को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब रिपीटेड हो जाएगा और जो हमारे लिए रेलिवेंट फिर नहीं रह जाएगा उतना। साथ ही यहाँ पर जो बताया गया कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक स्कीम, कह सकते हैं अम्ब्रेला स्कीम, उसके अंतर्गत जो ट्राइबल्स एरिया है वहाँ पर एक नया प्रपोजल आया कि होम स्टे, मतलब होम स्टे का मतलब कि जो ट्राइबल जो रीजन होते हैं वहाँ पे जो ट्राइब्स होते हैं उनको 5 लाख रुपए तक का दिया जाएगा पैकेज, एक प्रकार से कह सकते हैं सरकार की तरफ से दिया जाएगा कि वो अपने घर को टूरिज्म के हिसाब से विकसित कर पाए, ताकि वहाँ पे जो टूरिस्ट है वो अधिक संख्या में वहाँ पर जाए और ट्राइबल लोगों के साथ रहें। तो जब टूरिस्ट वहाँ जाएगा तो वहाँ पर होम स्टे के लिए किस टाइप के घरों में रुकेगा, कैसे ट्राइबल कल्चर को देखेगा, तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार एक अच्छा प्रयास कर रही है। हम यही देखने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है पैकेज दैट विल प्रोवाइड अप टू 5 लाख ईच टू ट्राइबल हाउस होल्ड्स एंड विलेजेस अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। इससे क्या होगा कि देयर होम्स इनटू टूरिस्ट होम स्टे या बिल्ड न्यू वंस, या तो अपने घर को उस तरीके से बना ले या फिर एक नया बिल्ड करे अंडर द टूरिज्म मिनिस्ट्री स्वदेश दर्शन स्कीम। तो आपको ध्यान रखना, स्वदेश दर्शन जो स्कीम है उसके अंतर्गत ये दिया जा रहा है, ठीक है। तो टूरिज्म को विकसित करने के लिए साथ में एक और जो यहाँ पर जानकारी दी हुई है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है, एक अम्ब्रेला पैकेज है। इसके अंतर्गत बहुत सारे मिनिस्ट्री के जो ट्राइबल्स के स्कीम चल रहे हैं उन सबको मिलाकर यहाँ पर एक जगह पे करने का प्रयास किया गया और उसी के अंतर्गत ये योजना भी लाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्वदेश दर्शन स्कीम है वो 2014-15 में लॉन्च हुआ था और तब से ये चल रहा है। और ये जो स्वदेश दर्शन है, आपको ध्यान रखना है कि पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत ये चल रहा है। इसमें देख सकते हैं होम स्टे प्रपोजल लाया गया है, जो कि ये पहली बार इस टाइप का एक एलिमेंट शामिल किया गया है। तो हमारे लिए
इतना ही रेलिवेंट था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, एडिटोरियल पेज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको पता है द हिंदू का एडिटोरियल अच्छे अच्छे जो आर्टिकल लिखे जाते हैं वो बहुत बढ़िया बढ़िया और रेपुटेड ऑथर्स के द्वारा लिखे जाते हैं। तो जो यहाँ पर एक आप सीख सकते हैं, वो सीखने की चीज़ ये है कि कैसे एनालिसिस बेस्ड आंसर लिखना हो, अगर आपको डाटा हो, कैसे सब चीज़ों का मिलान करके एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखना हो, तो आप एडिटोरियल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट होता है, इसलिए हम एडिटोरियल को छोड़ नहीं सकते। ये हमारे पूरे न्यूज़पेपर के एनालिसिस का महत्वपूर्ण है। और साथियों, इसको मैं हिंदी में कवर करता हूँ, इसलिए जो हिंदी के मेरे साथी हैं वो भी आसानी से एडिटोरियल को समझ सकते हैं, जो कि अक्सर देखा गया है कि एडिटोरियल पेज को हिंदी मीडियम निगलेक्ट करता रहा है। केवल न्यूज़ पढ़ने से हमारे लिए पूर्ण तैयारी संभव नहीं है, हमें एडिटोरियल को ज़्यादा सीरियस लेकर आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, जो पहला एडिटोरियल है वो सेट द मायोपिया रीफोकस ऑन द रेलिवेंस ऑफ इंग्लिश। ये जो आर्टिकल या एडिटोरियल है, इसमें बताया गया कि ये जो छोटी सोच है, संकीर्णता, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, जिसमें हम ये मानते हैं कि इंग्लिश को नीचे गिराकर हिंदी को आगे बढ़ाकर इस तरीके की चीज़ों को हमें छोड़ना होगा। और ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि रीफोकस ऑन द रेलिवेंस ऑफ इंग्लिश, मतलब जो इंग्लिश है उसकी प्रासंगिकता पर हमें दोबारा से फोकस करना चाहिए और संकीर्ण दृष्टिकोण को छोड़ देना चाहिए, इस तरीके की बातें हैं। और ऑल ओवर मिलाकर यहाँ पर ऑथर जो है वो इंग्लिश को नज़रअंदाज करने की जो भी स्ट्रेटजी चल रही है, या फिर कह सकते हैं कि जो भी प्रयास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की ओर से, उसको लेकर ऑथर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कि NEP 2020, आप पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भारतीय जो भाषाएं हैं उनको प्रोत्साहन देने की बात की गई, हिंदी को आगे प्रमोट करने की बात की गई है। और इन सब के कारण ऑथर बताना चाहते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिंस इंडिया इंडिपेंडेंस एजुकेशनल पॉलिसी सच एज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जो राजनीतिक विचारधारा है उसके तहत चलती है ये, और ये रिस्ट्रिक्ट करती है स्प्रेड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज को पूरे अलग अलग वेरियस सेक्टर्स में। न्यूट्रल नेचर ऑफ इंग्लिश रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ टूल ऑफ इक्वालिटी सेफगार्ड इट्स पोजीशन। बताया जा रहा है कि जो भाषाओं से जुड़ी तटस्थता थी भारतीय संविधान की, वो क्योंकि सभी भाषाओं को बराबर का दर्जा दिया गया था, इसके तहत इंग्लिश को यहाँ शामिल किया गया था, जो कि वाइटल रोल निभाता है नेशन के डेवलपमेंट में। आगे यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि जो अलार्मिंगली दे रहे हैं कि एक सतर्कता दे रहे हैं कि जो 2011 का भारतीय सेंसस था, जनगणना थी, उसके अंतर्गत बताया कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट स्पीक एनी इंग्लिश, मतलब 90% जो जनसंख्या है वो किसी प्रकार से कोई इंग्लिश नहीं बोलती। हाईलाइटिंग ए स्टार्क लिंग्विस्टिक डिवाइड दैट अंडरस्कोर द फेलियर ऑफ एजुकेशन पॉलिसी टू ब्रिज दिस गैप। तो कहना चाह रहे कि जो उसके बाद से हमारे प्रयास रहे हैं एजुकेशन पॉलिसीज़ को लेकर, वो भी इस गैप को भर नहीं पाई है। आप देख सकते हैं 90%, वो ऑथर इस बात से चिंतित है कि हम इंग्लिश की ओर क्यों नहीं उतना बढ़ पा रहे हैं, इस चीज़ को लेकर यहाँ पे दिखाया जा रहा है। साथियों, आपको पता है अभी हिंदी दिवस 14 सितंबर को बीता है, तो आर्टिकल्स, वेरियस इशू और हर प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ों को लेकर चलता है। तो यहाँ पर हमें इन चीज़ों को भी ध्यान रखना होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या ऑथर यहाँ पे चिंता व्यक्त कर रहे हैं, हमको अपने पॉइंट में इंक्लूड कर लेना है। क्योंकि सवाल अगर पूछा जाता है तो आप केवल प्लस पॉइंट ही ना लिखें, निगेटिव पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो हमें इंग्लिश की तरफ से भी जानकारी होनी चाहिए और हिंदी की तरफ से भी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे जो बताया गया है कि NEP 2020 है, उसके अंतर्गत 3 लैंग्वेज फॉर्मूला प्रमोट्स किया गया है, बट कंसील अ डीपर एजेंडा एम टू रिवाइविंग द कंसेप्ट ऑफ हिंदी इंडिया। मतलब उन्होंने कहा कि एक छिपा हुआ एजेंडा है इसमें, जिसको कि हिंदी इंडिया बनाने का एक कॉन्सेप्ट भी है इसमें, पर्टिकुलरली बाय डिमिनिशिंग द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, मतलब कि इंग्लिश को समाप्त करने का काम करके हिंदी को आगे बढ़ाने का इस तरीके का एक एजेंडा छुपा हुआ है, ऐसा ऑथर मानते हैं। उन्होंने कहा कि ऑल्सो स्टैंड्स एट ऑड्स विद कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग भी
ठीक नहीं है, विच सेफगार्ड अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ एनी सिंगल लैंग्वेज ऑन द नेशन। उन्होंने कहा कि जो एक लैंग्वेज है या फिर हिंदी हो या कोई भी हो, उसको पूरे राष्ट्र पर थोपना ये हमारे संविधान के अनुकूल भी नहीं है। आगे ऑथर कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइन इंग्लिश एंड हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब जो इंग्लिश और हिंदी है उसको एक राजकीय भाषा के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन ने स्वीकृत दिया था, ना कि अपॉइंटिंग ए नेशनल लैंग्वेज। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय भाषा के रूप में किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं किया था। कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लेख किया गया इसके माध्यम से, और बताया गया कि इसमें प्रोटेक्ट रीजनल लैंग्वेज भी किया गया था। फिर आगे ऑथर यहाँ पर बता रहे कि इंग्लिश एज एन इंस्ट्रूमेंटल लैंग्वेज पाइवोटल टू एजुकेशन, हेल्थ, लॉ, ट्रेड एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन, इंश्योरिंग न्यूट्रलिटी एमंग डाइवर्स एथनिक ग्रुप। मतलब बहुत सारे एथनिक ग्रुप है, इन सब में भी एक न्यूट्रलिटी को उत्पन्न करता है, और साथ में ये शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून, व्यापार, वैश्विक संचार, इन सब से जुड़ी हुई मुद्दों के लिए भी जो इंग्लिश है वो एक इंस्ट्रूमेंटल लैंग्वेज के रूप में काम करती है, तो हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। साथ में यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि जब 1991 में एलपीजी का दौर शुरू हो गया, उसके बाद इंग्लिश का जो मांग है वो तेज़ी से बढ़ा। डिमांड फॉर इंग्लिश हैज़ सर्ज्ड, अलाइनिंग विद द ग्लोबल नैरेटिव द वर्ल्ड इज़ फ्लैट। दिस मीन्स दैट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इज़ नॉट जस्ट डिजायरेबल बट आल्सो इसेंशियल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड ये माना गया कि इंग्लिश को केवल बोलने के लेवल पर ही नहीं, बल्कि ये भारतीय आर्थिक विकास और जो वैश्विक अवसर है उसके लिए भी इंग्लिश एक मस्ट था, मतलब ज़रूरी था, एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया था। लेकिन यहाँ पर ऑथर क्या कह रहे हैं, आयरनिकली ये विडम्बना रही है कि जो भी आने वाली गवर्नमेंट रही थी, सक्सेसिव गवर्नमेंट हैव इग्नोर्ड दिस शिफ्ट, इस परिवर्तन को उन्होंने इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमें लाभ नहीं मिल पाया इंग्लिश की ओर। चूजिंग इंस्टीट्यूट टू क्लिंग टू रीजनल एंड नेशनलिस्टिक लैंग्वेज पॉलिसी, उन्होंने क्या किया, बार बार जो क्षेत्रीय और नेशनलिस्टिक लैंग्वेज पॉलिसी थी इसको लाने का प्रयास किया। फिर आगे यहाँ पे एनईपी 2020 का उल्लेख करते हैं कि एनईपी 2020 जो है नॉट ओनली कंटिन्यूज द मार्जिनलाइज इंग्लिश बट आल्सो गिव्स अ डिसप्रोपोर्शनेट थ्रस्ट टू रीजनल लैंग्वेज। ये बताया जा रहा है कि ना केवल ये इंग्लिश को धकेल रहा है बल्कि कहीं ना कहीं रीजनल लैंग्वेज को भी दबाया जा रहा है। इस तरीके से ही बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑथर, और ये बता रहे हैं कि रीजनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है उससे शुरुआत हो जाएगी। अगर रीजनल लैंग्वेज भी अगर अपनी अपनी पहचान बनाने पे आ गए तो ये एक सेपरेटिज्म टाइप का भी मुद्दा बन सकता है। दिस अप्रोच फेल्स टू रिकॉग्नाइज देयर इज नो इनहेरेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन नर्चरिंग रीजनल लैंग्वेज एंड प्रोमोटिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे बता रहा है कि हमें इस टाइप के अप्रोच जो हमने अपनाया है इससे क्या हुआ है कि ना क्षेत्रीय भाषाओं का विकास सही से हो पाया और ना ही इंग्लिश प्रॉपर वे में बढ़ पाई है। इसका इन्होंने बताया कि जो थ्रेड है वो पास्ट से जुड़ा हुआ है, इसका जो जड़ें हैं वो काफ़ी पहले से है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के दौरान ही जो हिंदी स्पीकिंग लीडर्स थे उन्होंने पूरा कोशिश किया था कि मोनोलिंगुअल हिंदी स्पीकिंग इंडिया हो जाए, पर जो साउथ के स्टेट थे, स्पेशली जो तमिलनाडु वगैरह थे, उन्होंने हिंदी को भारत पर पूरे राष्ट्र पर थोपने के रूप में लिया और इसका काफ़ी विरोध किया, इस कारण से वो नहीं आ पाया। आगे जो ऑथर बता रहे हैं कि जो एनईपी 2020 है उसके जो व्यवहारिक इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंतर्गत ही हमें कई खामियां दिखाई पड़ती है। उन्होंने बताया कि जैसे जब इसको हम अलाउ करते हैं, इसके अंदर क्या है कि अलाउ फॉर सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब कि ये किया गया है कि आप चयन कर सकते हैं इन भाषाओं में से कि आपको किस भाषा में पढ़ना है। ये तो एक अच्छा कदम है, लेकिन उन्होंने बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज है वो टुवर्ड्स हिंदी की ओर झुके हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये चॉइस को लिमिट करते हैं कि आपके पास चयन तो है लेकिन आप चयन किस आधार पर करेंगे। आप देखेंगे कि रिसोर्सेज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस लैंग्वेज में आपको बेस्ट मिल रहा है, तो आप बेसिकली उसी साइड जाने को राजी होंगे। तो यहाँ पर वही बता रहे ऑथर कि दिस इज नॉट ओनली लिमिट्स रियल चॉइस बट आल्सो अंडरमाइन द पॉलिसी गोल ऑफ फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म। जो पॉलिसी का लक्ष्य है कि भारत एक बहुभाषावादी राष्ट्र बने, ये और उसको मजबूती मिले, इसको भी ये कमज़ोर करता है। कौन कमज़ोर करता है? इस टाइप की जो हिडन एजेंडा कहते हैं ऑथर। द इम्फेसिस ऑन हिंदी एंड संस्कृत, हिंदी और संस्कृत पे जो इतना बल दिया जा रहा है उसके कारण ड्यू टू कल्चरल एंड पॉलिटिकल मोटिवेशन, इसके पीछे जो कारण है वो सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रेरणा है।
नेग्लेक्ट इंग्लिश विच रिमेन्स क्रूशियल इन द प्रोफेशनल एजुकेशन एंड लीगल कंटेक्स्ट इंडिया। उन्होंने कहा कि अगर इंग्लिश को हम नेग्लेक्ट करते हैं तो ये काफ़ी क्रूशियल हो जाएगा पेशेवर और शैक्षणिक और जो कानूनी क्षेत्र में भारत के प्रयोग होती है, तो ये ऑथर के हिसाब से ठीक नहीं है। आगे साथियों यहाँ पर हम देखते हैं, उन्होंने बताया है कि एक 2 लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए, जिसमें कि क्या होना चाहिए, कंप्राइजिंग रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। उन्होंने कहा कि एक रीजनल लैंग्वेज चॉइस में होना चाहिए और साथ में इंग्लिश होना चाहिए। ये सबके साथ उन्होंने बताया कि इससे क्या होगा कि एक तो सही तरीके से इंडियन जो है वो ग्लोबल सिटीजन्स के तौर पे भी अपनी आकांक्षाओं को पूरी कर पाएंगे और साथ में अपने जो यूनिक कल्चर की पहचान है, जो सांस्कृतिक पहचान है, उसको भी बचा पाएंगे, प्रिजर्विंग कर पाएंगे। तो ये उन्होंने फार्मूला दिया कि 2 लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए। एक तो रीजनल लैंग्वेज हो, चाहे कोई भी हो, तमिलनाडु है तो वहाँ पे तमिल और इंग्लिश चले, और साथ में जो उत्तर भारत हो तो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश चले। इस तरीके की चीज़ ऑथर यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि द गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज द प्रमोशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश नॉट एज अ कंपटीटर टू इंडियन लैंग्वेज बट एज अ वाइटल टूल फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट को इस तरीके से प्रायोरिटाइज नहीं करके देखना चाहिए कि जो इंग्लिश है वो भारतीय भाषाओं का कंपटीटर है, प्रतिस्पर्धात्मक रोल निभाता है। यहाँ पर उसको ये देखना चाहिए कि एक वाइटल रोल निभाता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संवाद के मध्य भी। साथ में ऑथर कह रहे हैं कि दिस अप्रोच अलाइन विद द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड इंडिविजुअल राइट्स। मतलब अगर हम इस तरीके से कार्य करें कि सबको साथ लेकर चलना है और इंग्लिश के साथ भी पर्याप्त मतलब समानता का अवसर दिया जाए, तो ये समानता का सिद्धांत और जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं इनको भी इंश्योर करने का काम करेगा, और इससे जो है राष्ट्र का सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में जो विकास है वो भाषाई बाधाओं के कारण रुकेगा नहीं। तो ऑथर यहाँ पर मेनली बताना चाह रहे हैं कि इंग्लिश को हमें डिमिनिश करने की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें भारतीय भाषाओं के साथ साथ इंग्लिश को भी लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने भारतीय भाषाओं का विरोध नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको भी साथ में लेकर आगे बढ़ने की बात की है। साथियों यहाँ पे जो अभी क्वाड पे हमने कल बताया था कि क्वाड के जो 4 देशों के नाम थे वो हमने कल दिखाए थे। यहाँ पर उसी से रिलेटेड आर्टिकल है कि जो क्वाड का सम्मेलन होने वाला है, मीटिंग होने वाला है, समिट होने वाला है, वो विल्मिंगटन डेलावेयर यूएस में होने वाला है सितंबर 21 को। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वाड की मीटिंग है। यहाँ पे सारे क्वाड के राष्ट्र लिखे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस, और ये डेलावेयर यूएस में होने वाला है। आप ध्यान रखेंगे क्वाड की मीटिंग। इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर की क्वाड की मीटिंग हुई थी जापान में, अब होने वाली है यूएस में। और इस मीटिंग का जो अभी होस्ट करने वाला था वो इंडिया करने वाला था, लेकिन चुनावी माहौल के कारण यूएस में अभी बाइडेन यात्रा नहीं कर सकते, तो इसलिए उन यूएस को ही भारत ने स्वैच्छिक रूप से एक विनम्रतापूर्वक होस्ट करने दिया है। यहाँ पर ऑथर आगे बता भी रहे हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इंडिया ओरिजिनली स्लेटेड टू होस्ट दिस ईयर समिट बट यूएस कर रहा है इस समय। यहाँ पर ये बताया गया कि जो यूएनजीए की भी मीटिंग होती है, आपको पता है सितंबर में, और यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर, इस पे हमने पूर्व के आर्टिकल में भी चर्चा किया था। तो इन दोनों की मीटिंग से साइड लाइन में मीटिंग हो रही है क्वाड की, इसको यहाँ पे बताया गया। और ये कौन कौन से मुद्दे एड्रेस करने वाला है इस पर ही बात करने वाले। इन्होंने बताया कि प्राइमरी जो गोल्स होगा क्वाड का वो होगा मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, मतलब जो समुद्री क्षेत्र जागरूकता होती है, इस मुद्दे को मेनली यहाँ पर एड्रेस करने का काम किया जाएगा, जिसमें रीजनल सिक्योरिटी, सप्लाई चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स, इन मुद्दों पर देखा जाएगा और उनका रिव्यू भी किया जाएगा। यहाँ पे साथ में बताया कि जो जुलाई महीने में हुआ था 2024 में, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने क्या किया, एक विस्तार किया है इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस IPMDA का। भारतीय जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, उस क्षेत्र तक इसका विस्तार किया है। इससे यहाँ पर ऑथर ने बताया कि ये काफ़ी अच्छा कदम है और इससे हमारी जो क्षेत्रीय सप्लाई चेन है और मैरीटाइम ट्रेड है, इन सबको सिक्योरिटी मिलेगी। एक और यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी को ध्यान रखना है। इसको समुद्री कानून के रूप में भी जाना जाता है, लॉ ऑफ द सी एज द फाउंडेशन फॉर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ऑपरेशनल एबिलिटीज ऑफ नेशन। मतलब यूनाइटेड नेशन की ये एजेंसी है और ये फ्रीडम नेविगेशन को प्रमोट करती है और उसके लिए नियम कानून
बनाए हुए हैं, समुद्र परिवहन से रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट और जो हमारे इसमें काम का है साथियों, ये जो IFC-IOR आप देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म नोट कर सकते, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, ये भारत में बेस्ड है इसका, और ये एक समुद्री जानकारी कह सकते हैं, मैरीटाइम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें भारत केंद्रित ये संस्था है। तो इसके बारे में दिया गया है कि ये भी क्या कर रहा है, MDA जो मैरीटाइम से अवेयरनेस की चीज़ें हैं इसको लेकर ये भी काम करता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम, जो क्वाड का एक्सपेंसिव एजेंडा है स्प्रेड अक्रॉस 16 वर्किंग ग्रुप, क्वाड जो है 16 वर्किंग ग्रुप में जैसे काम कर रहा था, उसमें से इन मुद्दों पर ये बेसिकली ध्यान अधिक देगा। क्रिटिकल इशू है ये, क्लाइमेट चेंज का, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कनेक्टिविटी का, हेल्थ का, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मतलब मानवीयता जो सहयोग होते हैं उनको रिलेटेड, और डिजास्टर रिलीफ, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, ये सारे मुद्दे यहाँ पर होने वाले हैं। इसका एजेंडा रिव्यू किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन देखा जाएगा, ये सारी चीज़ें क्वाड के अंदर बात होने वाली है। साथ में ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं कि जो क्वाड है वो एक रीजनल सिक्योरिटी जो क्षेत्रीय सुरक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है, और जो इंडो पैसिफिक ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट्स इन वेस्ट एशिया, रशिया यूक्रेन वॉर एंड फ्रैक्चरिंग वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब जो अभी विश्व लेवल पे जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उस दौर में जो अस्थिरता पैदा हो गई है, इसमें भी क्वाड जो है एक बैलेंस्ड करने का प्रयास करता है। यहाँ पर ऑथर के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है, फॉर द क्वाड दिस शिफ्टिंग डायनामिक प्रेजेंट ए यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल साइमल्टेनियसली इनहांसिंग सिक्योरिटी थ्रू डाइवर्सिफाइड एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन। साथियों इन्होंने बताया कि जैसे विश्व संघर्षरत है इस समय काफ़ी सारे फ्रंट्स पे, तो ऐसे में जो है रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ है कि बहुत बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है, और सिक्योरिटी भी। और आपको पता है कि चाइना का भी एक असर्टिव बिहेवियर रहता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन का है, कभी भी वो अपने सप्लाई चेन को रोक देता है तो वर्ल्ड ऑर्डर में ट्रेड पे गड़बड़ी आ जाती है। तो इसी के लिए बताया कि हम अपने वर्ल्ड ऑर्डर को और सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। क्वाड जो है डाइवर्सिफाई करता है और सप्लाई चेन से जुड़े हुए इशू को भी रिजिलेंट करने में एक बेहतर भूमिका निभाता है। तो हम इन पॉइंट्स को ध्यान रख सकते हैं जो क्वाड की दृष्टिकोण से पूछा गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है साथियों वो अभी डूबने से होने वाली मौतों को लेकर आया है। आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल की घटना थी जिसमें 3 IAS एस्पिरेंट जो ओल्ड राजेंद्र नगर के थे वो एक कोचिंग सेंटर में के बेसमेंट में पानी भरने के कारण डूबने से उनकी मौत हो गई थी। तो यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि ये जो घटना हुई है आयरनिकली, मतलब इस कि ये संयोग कहे कि इसे क्या कहे, दुर्योगी कहे एक प्रकार से, तो ये क्या है कि बताया इन्होंने कि जो WHO के द्वारा एक एनुअली जो कह सकते हैं कि अवेयरनेस का प्रोग्राम होता है या फिर मीटिंग होती है, उस मीटिंग के जस्ट 2 दिन बाद ही ये घटना घटी थी। तो यहाँ पर ऑथर देख सकते हैं, यहाँ पे बताया है कि ये टुक प्लेस 2 days आफ्टर कंट्रीज ऑब्जर्व, जब विश्व के बहुत सारे देश इस मीटिंग को लेकर बैठे थे। ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लेड ग्लोबल इवेंट, मतलब ये ग्लोबल इवेंट है जो कि एनुअली इस मुद्दे को लेकर जागरूकता करता है। किस मुद्दे को? डूबने से होने वाली मौतों को लेकर, और इसके 2 दिन बाद ही ये घटना घट गई थी। तो यहाँ पर ऑथर इस बात को जिक्र करते हुए यहाँ से स्टार्टिंग करते हुए बताते हैं कि कैसे कैसे विश्व लेवल पर ये घटना बढ़ती जा रही है, और ये इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी इसको इग्नोर किया जाता रहा है। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जो सी लेवल बढ़ रहा है, जो शहरीकरण बढ़ रहा है और जो गरीबी बढ़ रही है, जीवन यापन के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, इन सब के कारण क्या हो रहा है, 120 मतलब 120 मिलियन फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पीपल, मतलब इधर से उधर लोग विस्थापित हो रहे हैं, और जिसमें लगातार फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्राउनिंग डेथ्स जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब ड्राउनिंग डेथ का मतलब हो गया कि डूब कर मरने वाले लोगों की डेथ बढ़ रही है। यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि वियतनाम और युगांडा में लोग नदियों और झीलों में डूब जा रहे हैं, वहाँ पे बच्चे। फिर बांग्लादेश का उदाहरण दिया गया है कि बांग्लादेश में जो है 43% जो चाइल्ड डेथ हुई है, उसमें आप देख सकते हैं वेयर 43% ऑफ चाइल्ड डेथ आर ड्यू टू ड्राउनिंग, मोस्ट चिल्ड्रेन अंडर 5 ड्राउन विद इन 20 मीटर्स ऑफ देयर होम, मतलब कि 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे जो है अपने घर से 20 मीटर की दूरी पर ही किसी न किसी चीज़ में, मतलब कह सकते हैं पौंड हो या फिर गड्ढा हो पानी से भरा हुआ, उसमें डूबकर मर जाते हैं। ऐसा एक डाटा बांग्लादेश से आया है जो कि बहुत ही कंसर्निंग है।
नेक्स्ट ऊपर हम यहाँ देखते हैं, अर्ली आवर एटलीस्ट 42 पीपल ड्राउन एवरी आवर, मतलब कि बताया गया है कि प्रत्येक घंटा जो है 42 लोग जो है वो डूबने के कारण मर जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू WHO 2,36,000 lives are lost to drowning every year and almost 82,000 of them are children aged 1 to 14, मतलब 1 से 14 साल तक के बच्चे उसमें होते 82,000 के आसपास। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है ये जो डूब कर मरने वालों की है। इसके बाद बताया गया कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये कैसे निगलेक्ट किया जाता है, लार्जली अंडर रिपोर्टेड, मतलब इसको अंडर रिपोर्ट भी नहीं किया जाता है। नेगलेक्टेड पब्लिक हेल्थ इशू, मतलब इसको पूरी तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे से नेगलेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर ए बिग रीजन फॉर दिस, इसको माना गया है कि ये जो है क्या है, इसकी जो डाटा है वो सफिशिएंट नहीं मानते हैं लोग। ये भी कहते हैं कि जो सर्वे है, ए बिग रीजन फॉर दिस डाटा पॉजिटिव इज द वे ड्राउनिंग डेथ और काउंटर एक्सक्लूडिंग इंसिडेंट ड्राउनिंग, मतलब इसके जो डेथ के वे है उसको लेकर इसमें कई बार डाटा मिसमैच या ऐसे कह सकते हैं कि रिपोर्ट नहीं होती है। कई बार इसको सुसाइड, डूब के मरने वाले में सुसाइड के रूप में काउंट करे कि होमिसाइड है क्या है, इसको सही से कैटेगराइज नहीं किया गया। तो ये बताता है कि ड्राउनिंग जो इशू है उसको लेकर डाटा में भी ये मुद्दे बने हुए हैं। साथ में साथियों यहाँ पर ऑथर एक जगह बताते भी हैं कि जो ये डूब कर मरने वाले जो लोग हैं या ये जो मुद्दा है ये इतना बड़ा मुद्दा है कि आप समझ सकते हैं जो भुखमरी होती है उसका 2/3, और जो हम यूँ कह सकते हैं कि जो इस प्रकार की मलेरिया, इस तरीके की जो बीमारियां होती है इनसे मरने वालों में भी आधे लोग अगर कंपैरिजन किया जाए तो आधे लोगों के बराबर होती है इन चीज़ों से डेथ, जो ड्राउनिंग मुद्दों से। फिर भी हम इसको नेगलेक्ट करते हैं जो कि ठीक नहीं है। यहाँ पे ये भी बताया गया। साथ में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम ने क्या कुछ किया है उसके बारे में। गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम जो है एक नेशनल प्रोग्राम लाया है जिसमें कि वो क्या करता है, इंट्रोड्यूस स्विम सेफ करिकुलम, मतलब उसने एक करिकुलम बनाया है कि स्विम सेफ, उसमें बच्चों को करके भी दिखाना होता है ताकि वो पता चल पाए कि कम से कम 25 मीटर तक तो वो तैर पा रहा है कि नहीं तैर पा रहा है और खुद से। तो ये भी एक अच्छा कदम बताया। फिर बांग्लादेश का उदाहरण दिया कि वहाँ पर एक आंचल करके एक मॉडल, कम्युनिटी बेस्ड मॉडल लाया गया है जिसमें क्या होता है कि चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं जो कि छोटे बच्चे जो होते हैं 1 साल से 5, उनका सुपरविजन वहाँ पे इंस्टीट्यूशनली किया जाता है। फिर भारत में बताया कि 2023 में दिसंबर में क्या हुआ, तो वहाँ पे भारत ने भी स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क फॉर ड्राउनिंग प्रिवेंशन को अपनाया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, और इस मुद्दे को हाईलाइट करने का प्रयास किया है। साथ में जो है ग्लोबल डाटा टेल्स अस 90%, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ग्लोबल डाटा टेल्स अस 90% ऑफ ऑल ड्राउनिंग डेथ्स अकर इन LMIC, यानी कि जो लो एंड मिडल इनकम कंट्री होती है, इसी का शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़, उसमें 90% घटनाएं जो देखी जा रही है वो LMIC में देखी जा रही है। मतलब कि जो निम्न और मध्यम आय के देश होते हैं वहाँ पर ये ड्राउनिंग डेथ वाली घटनाएं ज़्यादा है। देख सकते हैं अब 90% तक ये घटनाएं घट रही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। साथियों यहाँ पे छोटी सी न्यूज़ है कि जो कैबिनेट ने उसने वीनस ऑर्बिटर मिशन को सहमति दे दी है और इसमें 1236 करोड़ का प्रावधान, आपको पता है गगनयान 4 और इस तरीके से और भी जो स्पेस रिलेटेड हमारे ऑपरेशंस होने हैं उनको लेकर कैबिनेट अप्रूव किया है यहाँ पर। साथियों स्टॉर्म बोरिस पहले भी न्यूज में था, ये यूरोप में इन देशों को प्रभावित कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉर्म बोरिस एक तूफान है जो कि अभी बाढ़ का कारण बन रही है यूरोप में, पूर्वी यूरोप में विशेषकर। साथियों यहाँ पर एक और छोटी सी न्यूज आप ध्यान रखें, केन्या क्यों न्यूज में है, कभी कभी मैचिंग में सवाल पूछ लिया जाता है। जो नैरोबी है वो केन्या की राजधानी है और जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसको अडानी ग्रुप 30 सालों के लिए लीज पर लेने वाला है। तो इसको लेकर वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो इस प्रोटेस्ट के कारण केन्या इस समय न्यूज में है। आपको यहाँ से छोटी सी जानकारी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। साथियों यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक नया कह सकते हैं कि बच्चों के लिए एक स्कीम लॉन्च किया जिसे NPS वात्सल्य स्कीम नाम दिया गया। तो NPS वात्सल्य क्या है, ये नेशनल पेंशन स्कीम आप जानते हैं
उसके तहत ही शामिल है। वात्सल्य स्कीम इसमें क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनका भी एक पेंशन प्लान होगा, ए न्यू पेंशन प्लान फॉर माइनर्स। जब तक वो 18 साल तक नहीं होते तब तक उसमें पेरेंट्स या कोई भी गार्जियन उसमें मिनिमम जो है साल में 1,000 रुपये वो सब जमा करेंगे और ये 18 वर्षों तक चलेगा। उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिकली टर्न हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा, नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत उसमें शामिल हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड है, छोटी सी न्यूज़ है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। साथियों यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जो फ्रांस के न्यू प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं उनका नाम है, प्राइम मिनिस्टर जो है मिशेल बार्नियर। तो पूछा जा सकता है क्योंकि ये हाल फिलहाल की न्यूज़ रही है और रेलिवेंट भी है। आपको कमेंट में बताना है कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति है उनका क्या नाम है। साथियों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सूडान में जो टसल्स चल रहा है उनको लेकर बाइडेन जो उन्होंने कहा कि सूडान के जो दो पार्टियां आपस में लड़ रही हैं उनके बीच में हम री इंगेज कराने को तैयार है, मतलब आके बैठ के पीस टॉक पे आया जाए, इस तरीके की उन्होंने ऑफर किया है। यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे जो दो आर्म फोर्सेस है, सूडानीज आर्म फोर्सेस एंड रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, इनके बीच में क्लैशेस चल रहा है जिसके कारण दसों हज़ार से भी अधिक लोग की डेथ हो चुकी है और काफ़ी सारे लोग इसमें विस्थापित हुए हैं। इसीलिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के अनुसार जो है वो सूडान फेसेस द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस। और आपको पता है यूपीएससी हो या यूपीपीसी इस तरीके की चीज़ें पूछा जाता है कि कहाँ पर क्या इशू चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। तो आपको ध्यान रखना सूडान जो है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस फेस कर रहा है, आपस में ही कह सकते हैं कि आंतरिक अशांति के समय चल रहा है, वहाँ पे क्लैश चल रहे हैं दो गुटों के बीच और ये विश्व में सबसे ज़्यादा विस्थापन क्रिएट कर रहा है सूडान। इसको भी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर हम बढ़ते हैं। साथियों यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि जो NRAI थे उनके जो हेड थे, फॉर्मर सेक्रेटरी कह सकते हैं कि फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI बलजीत सिंह सेठी उनका नाम था, वो अभी पास डबे हो चुके हैं, यानी उनका देहांत हो चुका है। तो अक्सर पूछ लिया जाता है न्यूज़ में, आपको ध्यान रखना है कि जो बलजीत सिंह सेठी थे वो NRAI के फॉर्मर सेक्रेटरी थे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।